जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता, उस जेल में अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 चोर आखिर कैसे भाग निकले। इस केस को सुनकर FBI भी दंग रह गई और आश्चर्य की बात ये थी कि चोरों के भागने के 10 घंटे बाद तक जेल अथॉरिटी को भनक तक नहीं लगी कि चोर जेल छोड़कर भाग चुके हैं। और न केवल FBI बल्कि US की टॉप 3 एजेंसीज भी इस केस को सॉल्व करने में दिन रात एक कर चुकी थीं और पिछले 60 सालों से आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये चोर आखिर गए कहां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आज हम बात करेंगे अल्काट्राज जेल ब्रेक की। पैसिफिक ओशन में फैले हुए 22 एकड़ के इस आइलैंड पे दुनिया के सबसे खतरनाक चोरों को रखा जाता है और इस आइलैंड का नाम है दी अल्काट्राज, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद एक बड़े से पत्थर पर बना हुआ है और इसीलिए इस जेल और आइलैंड को दी रॉक भी कहा जाता है। और ये आइलैंड चारों ओर से घने गहरे पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है और क्योंकि मुजरिम भाग ना सके इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इर्द गिर्द 15 फीट की लंबी ऊंची फेंसिंग भी की गई है। ये जेल 24 घंटे जेल पुलिस की निगरानी में रहता है और इसके इर्द गिर्द तेज हवाएं और पैसिफिक ओशन की ऊंची लहरें हमेशा बहती रहती हैं और इसीलिए इस जेल को द इनएस्केपेबल जेल भी कहा गया, क्योंकि यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता था। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं, जिसमें जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं, जिनको एक बैंक में चोरी करने के खातिर इस जेल में बंद किया गया था। तीसरा किरदार है फ्रैंक मॉरिस, जिसका 13 साल की उम्र से ही जेल में आना जाना लगा रहता था और इसको भी एक बैंक में चोरी करने के खातिर इस जेल में बंद किया गया था। और चौथा मुजरिम है एलन वेस्ट, जो कि कई जेलों से भाग चुका था और इसीलिए मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए उसको इस अल्काट्राज जेल में रखा गया था। एलन वेस्ट बाकी चोरों से इस जेल में ज्यादा समय गुजार चुका है और इसीलिए उसको जेल के कोने कोने, सेल्स और कंपाउंड के बारे में सबसे ज्यादा खबर थी। और अल्काट्राज से भागने का मास्टर प्लान एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शुरू किया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक ऐसी खामी पकड़ी थी जिससे उनका भागना कुछ हद तक मुमकिन था, लेकिन समस्या ये थी कि ये चारों भले खाना खाते समय और ब्रेकफास्ट के दौरान मिला करते थे, लेकिन इन चारों की सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थी और ये चारों खूब कोशिश करते थे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। और इनकी खुशकिस्मती थी कि इनकी रिक्वेस्ट मान ली गई और इन सबको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी एक दूसरे के आसपास। और अब जेल से भागने की ओर पहला कदम उठ चुका था। वो चारों एक ही ब्लॉक बी में आ चुके थे और अगले 2 सालों तक इन लोगों ने अंदर ही क्या प्लानिंग की इस बारे में किसी को भनक तक ना लगी। रूटीन के मुताबिक 12 जुलाई 1962 को सारे जेलर्स कैदियों को उठाने सुबह 7 बजे पहुंच गए और जब काउंटिंग की गई तो उसमें से 3 कैदी कम थे। और जब जेल पुलिस ने सेल्स की छानबीन की तो पाया कि एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। जेल पुलिस सेल के अंदर जाती है और उनको उठाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उनको उठाने जाती है और उनकी बॉडी पर से कंबल उठाती है तो देखती है कि वहां पर केवल डमी हेड्स रखे हुए थे। वो तीनों भाग चुके थे और साबुन, कंक्रीट और प्लास्टर से इन चेहरों को बनाकर अपने बिस्तर पर धोखा देने के लिए छोड़ गए थे। और उनमें से एक चेहरा टूटा भी हुआ था, जिसको आप इस फोटो में आज भी देख सकते हैं। ये चीज देखकर पूरी जेल पुलिस दंग रह गई और क्योंकि उन्हें लगता था कि इस जेल से और इस आइलैंड से भाग पाना असंभव है, इसलिए इस चीज को देखते ही पूरी जेल पुलिस आइलैंड की छानबीन में जुट गई। लेकिन आइलैंड का चप्पा चप्पा छानने के बावजूद उन चोरों का नामो निशान तक नहीं पता चला और पूरी जेल अथॉरिटी परेशान हो चुकी थी कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में तीन प्रिजनर्स आखिर उस जेल को छोड़कर और आइलैंड से भागे कहां। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एलन वेस्ट, जिसका ये भागने का मास्टर प्लान था, वो इन तीनों के साथ नहीं भाग पाया। आइलैंड पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और इस वारदात की सूचना तुरंत FBI को भी दे दी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पाया कि तीनों चोर अपने सेल्स के अंदर बने एयर वेंट को तोड़ कर गए हैं और जब सेल्स को बाहर से देखा गया तो पता चला कि 3 नहीं बल्कि 4 वेंट को तोड़ा गया था। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट की सेल का था, जिससे वो किसी कारणों के चलते नहीं भाग पाया। और एलन वेस्ट को अब ये बात मालूम चल चुकी थी कि उसके बच पाने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए उसने अपना सारा मास्टर प्लान इन्वेस्टिगेशन टीम को बताना सही समझा। एलन ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि भागने का सारा प्लान उसी का था, डमी चेहरे भी उसी ने बनाए थे और जेल में बाल कटवाने के दौरान चेहरा बनाने के लिए उसने बालों को वहीं से चुराया था। वैसे तो जेल की सेल्स में एयर वेंट का साइज बहुत छोटा था, केवल 5 बाय 9.5 इंच का,
लेकिन क्योंकि एलन जेल की मेंटेनेंस सेल में भी काम कर चुका था, इसलिए उसको इस जेल की कुछ खामियां मालूम थी। एलन को ये बात पता थी कि ये दीवारें केवल 6 इंच चौड़ी हैं और अगर इसको सही से तोड़ा जाए तो इन एयर वेंट्स की साइज बढ़ाई जा सकती है। और उसने बताया कि पिछले 6 महीने से वो चारों लोग मिलकर इन एयर वेंट्स को चौड़ा कर रहे थे। इस काम को करने के लिए चारों ने जेल की किचन से चम्मच चुराए थे और जब भागने में कुछ महीने बचे थे तो जेल के वैक्यूम क्लीनर से उन्होंने एक ड्रिलिंग मशीन भी बना रखी थी। और ताकि जेल अथॉरिटीज को पता न लगे कि एयर वेंट्स को चौड़ा किया जा रहा है और वो टूट रहे हैं, इसलिए वो उसके आगे कोई सामान या फिर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख देते थे। और वेंट्स को तोड़ने का काम वो उसी समय किया करते थे जिस समय जेल में गाने बजाने के कार्यक्रम हुआ करते थे, ताकि अथॉरिटीज को तोड़ने की आवाज न सुनाई दे। एयर वेंट एक ऐसी गली में निकलता था जहां पर कोई भी जेलर की ड्यूटी नहीं हुआ करती थी और उस गली में एक ड्रेन पाइप छत की ओर गया हुआ था जिस पर एलन कई बार मेंटेनेंस का काम कर चुका था। और क्योंकि जेल में कैदियों से कामकाज भी करवाया जाता है तो ये चारों चोर मेंटेनेंस के काम के बहाने छत पर जाया करते थे और आपस में मिलकर एक एक चीज की प्लानिंग किया करते थे। चारों चोर छत से नीचे आती हुई एक पाइप का इस्तेमाल कर नीचे उतर गए और फिर आइलैंड के इर्द गिर्द बनी 15 फीट लंबी फेंसिंग को भी पार कर गए। चोरों ने भागने के लिए सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। उन्होंने जेल में मौजूद रेनकोट्स को लेकर एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल अथॉरिटी द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी जिसे कैदी बारिश में पहनकर काम किया करते थे। और चारों चोर ने बहाना करके कई रेनकोट्स इकट्ठा कर ली और सबके लिए एक राफ्ट भी बनाई। राफ्ट के साथ साथ उन्होंने लाइफ जैकेट का भी इंतजाम किया था जिसको उन्होंने इसी रेनकोट के कपड़े की ही मदद से बनाया था। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन सेल ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो चोर भागे कहां। चौथा मुजरिम एलन वेस्ट बताता है कि उनके प्लान के मुताबिक उन सभी चोरों को अल्काट्राज से एंजल आइलैंड जाना था और एंजल आइलैंड से होते हुए उन्हें मेन लैंड पर उतर जाना था और मेन लैंड पर उतरकर उनको गाड़ी, कपड़े और जरूरत के कई सामान चुराने थे। चोर मेन लैंड पर उतरना इसलिए चाहते थे क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत कम होती है। एलन ने जब ये बात इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को बताई तो अल्काट्राज के इर्द गिर्द मौजूद सभी मेन लैंड्स का चप्पा चप्पा छान लिया गया और मेन लैंड से कोई भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। अथॉरिटीज को ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पैसिफिक ओशियन उन तीनों चोरों को निगल गया या एलन वेस्ट अभी भी कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन ब्लॉक बी पे उन चोरों के फुटप्रिंट्स मौजूद थे और जहां पर उन्होंने भागने की जरूरत की सारी चीजें बनाई थी उस कारखाने में भी उनके फुटप्रिंट्स मिले थे। और ब्लॉक बी से जिस पाइप से वो नीचे उतरे थे उसके इर्द गिर्द दीवारों पे भी उनके जूतों के निशान थे। तो एक बात तो पक्की थी कि एलन वेस्ट कहानी बिल्कुल सही बता रहा था। लेकिन फिर भी वो 3 चोर आखिर कहां भागे, ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। और इसीलिए इस केस में अब यूएस कोस्ट गार्ड, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और यूनाइटेड स्टेट मार्शल सर्विस को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन आसपास का पूरा समंदर खोजने के बावजूद उन्हें कोई भी नामो निशान नहीं मिला, ना प्रिजनर्स, ना उनकी बनाई हुई राफ्ट और ना ही उनकी बनाई हुई लाइफ जैकेट। और अब ये एक बहुत बड़ा रहस्य था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी को पार कर 3 चोर कैसे भाग निकले। और खोजबीन के 4 दिन के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को एक सुराग मिलता है जो कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा रहता है। माना जाता है कि उस राफ्ट को चलाने के लिए इसी बड़े लकड़ी के टुकड़े का उन चोरों ने इस्तेमाल किया था। और थोड़ी ही देर में सबूत के तौर पर रेनकोट से बने हुए 2 बैग्स भी मिले जिसमें प्रिजनर्स की फैमिली फोटोज और लेटर्स भी मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने यह अंदाजा लगाया कि प्रिजनर्स इन कीमती सामानों को अगर लेके भागे थे तो वो उनको यूं ही पानी में नहीं छोड़ सकते, इसलिए शायद उन्हें पैसिफिक ओशियन निकल गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इंसानी बॉडी अगर डेड हो जाती है तो पानी की सतह पर वो 2 दिन के अंदर अंदर तैरने लग जाती है। लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को पानी पे तैरता हुआ कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी नहीं दिखाई दी। इसलिए एफबीआई ने एक और एंगल लाया कि शायद तीनों चोर तैरकर ओशियन को पार कर गए होंगे और मेन लैंड पर पहुंच गए होंगे। और एफबीआई ने एंगलिन ब्रदर्स यानी भागने वाले 2 मुजरिम भाइयों की फैमिली पर भी कड़ी नजर रखी हुई थी। और उनके भागने के कई दिनों बाद एंगलिन ब्रदर्स के एक भतीजे ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लैरेंस एंगलिन के बड़े भाई ने मौत के वक्त उनकी सगी बहनों को बताया कि उनके दोनों छोटे भाई बिल्कुल सही सलामत हैं और दोनों भाइयों की अपने बड़े भाई से बात भी होती थी। एंगलिन ब्रदर्स के कई रिश्तेदारों ने बताया कि फैमिली के छोटे बड़े फंक्शंस में 2 औरतें भी सज धज के आया करती थीं और शायद वो 2 औरतें जॉन और क्लैरेंस ही थे जो कि भेस बदलकर पार्टीज में आया करते थे। लेकिन 2-4 पार्टीज अटेंड करने के बाद वो औरतें दोबारा कभी नजर नहीं आईं और एस्केप के तकरीबन 15 साल के बाद एंगलिन ब्रदर्स के एक कजन ने उनको ब्राजील में मौजूद एक क्लब में देखा और उनकी फोटो तक क्लिक की।
एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली का भी मानना है कि ये दोनों एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस का कहना है कि इन दोनों मर्दों की उम्र एंगलिन ब्रदर्स की उम्र से कम लग रही है और एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने का ये आखिरी सुराग दिया गया था। इसके बाद एंगलिन ब्रदर्स का कोई भी अता पता नहीं चला और इतने बड़े एस्केप के 1 साल बाद ही अल्काट्राज को बंद कर दिया गया और 1979 में एफबीआई ने भी तंग आकर इस केस से हाथ खड़े कर लिए। ये केस अभी भी खुला हुआ है, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस एजेंसी में, और ये केस तब तक खुला रहेगा जब तक इन प्रिजनर्स की एज या तो 99 साल नहीं हो जाती, या तो इनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, या तो ये खुद पकड़े नहीं जाते। अल्काट्राज को आज की डेट में एक टूरिस्ट पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट जाकर उसी ब्लॉक बी को और उन्हीं सारी सेल्स को देख सकते हैं जहां वो चारों कैदी कैद हुआ करते थे और जेल को धोखा देकर भाग गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।